ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स के एनालिसिस के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और ये बाय और ऑन डिप स्टॉक है। यानी जितने नीचे नीचे जाता है उतना आप खरीद सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। कोई भी स्टॉक में 5% के ज़्यादा 5% से ज़्यादा एलोकेशन मत कीजिए और ऑलवेज थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। यानी स्टैगर्ड वे में बाइंग कीजिए। अभी थोड़ा लिया, फिर 10% अगर घटता है तो उसके बाद थोड़ा लीजिए। ऐसे करके आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और कोई भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं करना चाहिए। चलिए तो देखते हैं आगे। तो ये भारतीय एयरटेल एक टेलीकम्युनिकेशन ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। उनका ऑपरेशंस 18 कंट्री में है, साउथ एशिया और अफ्रीका में। ये कंपनी तीसरे नंबर का ऑपरेटर है ग्लोबली, यानी दुनिया में। और इनका नेटवर्क का पॉपुलेशन 2 बिलियन पीपल के ऊपर है। तो ये काफ़ी बड़ा स्ट्रेंथ है इनका, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है इनका। सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर है अफ्रीका में। और सितंबर के एंड तक एयरटेल के करीबन 440 मिलियन कस्टमर्स हो जाए अप्रोक्स है, यानी उनके हिसाब से सितंबर के एंड 2020 में एयरटेल के पास 440 मिलियन कस्टमर्स है अभी। और इनका जो करंट पोर्टफोलियो है वो 4G 4.5G मोबाइल ब्रॉडबैंड देते हैं वो। एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर जो 1 Gbps गीगाबाइट का पर सेकेंड का स्पीड देता है। तो डिजिटल टीवी सॉल्यूशंस है जो जो वो लोग 4K एक्सट्रीम 4K हाइब्रिड बॉक्स के द्वारा देते हैं। डिजिटल पेमेंट्स हैं थ्रू एयरटेल पेमेंट बैंक्स के थ्रू करते हैं वो। और उनका काफ़ी सारा बिजनेसेस है जिसमें एयरटेल का OTT सर्विस है जो इंक्लूड करता है एयरटेल थैंक्स ऐप फॉर सेल्फ केयर, एयरटेल एक्सट्रीम ऐप फॉर वीडियो, विंक म्यूजिक फॉर एंटरटेनमेंट, एयरटेल ब्लू जीन्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी विंक म्यूजिक करके उनका एक ऐप है जो एंटरटेनमेंट के लिए है। एयरटेल एयरटेल ब्लू जीन्स करके एक ऐप है जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए है। एयरटेल एक्सट्रीम ऐप है जो वीडियो के लिए है। तो काफ़ी सारे उनके ऐप्स हैं डिजिटल वर्ल्ड में। ये छोड़ के इनके काफ़ी पार्टनरशिप है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स है काफ़ी कंपनीज के साथ। और काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज में वो काफ़ी कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है एयरटेल के साथ। ओके, फिर रुक जाता है ये। तो ये है उनका रिजल्ट। ओके, ये तिमाही का रिजल्ट है सितंबर, जो क्वार्टर एंड हुआ सितंबर 2020 में। टोटल रेवेन्यूज उनका 25,785 करोड़ था। अगर आप ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें तो 22% था, जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। एबिटा उनका करीबन 32% बढ़ा है, जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। एबिटा बाई टोटल रेवेन्यूज 46% है ये तिमाही के नतीजे के वक्त। और यही सेम तिमाही सितंबर लास्ट ईयर में उनका 42% का था, तो उसमें भी 3.7% का ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करीबन 567 करोड़ ये तिमाही के नतीजे में आया है। और यही साल लास्ट ईयर यही महीने में जो क्वार्टर रिजल्ट आए थे उनमें उसमें लॉस किया था 623 करोड़ का। तो ये 191% का ग्रोथ मिला है इस तिमाही के नतीजे में उनको। जबकि नेट इनकम जो दिखा रहा है वो लॉस दिखा रहा है 763 करोड़ का। और वो भी इनफैक्ट अगर आप सालाना कंपेयर करते हो तो ये टाइम लॉस काफ़ी कम हो गया है। 96.7% का डिफरेंस हुआ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। तो ये तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, रेवेन्यूज फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे, एबिटा फ्रंट पे। तो रिजल्ट्स में तो कोई दिक्कत नहीं, बट स्टॉक नीचे जा रहा है, उसका रीज़न समझना पड़ेगा। एक रीज़न तो जब ये नंबर्स आए तब पता चला कि उनका डेप्थ काफ़ी बढ़ चुका है, उनका कर्जा काफ़ी बढ़ चुका है और वो बढ़ते ही जा रहा है, लाइक सालाना बढ़ते ही जा रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे वो
जो कर्जा है वो एक बड़ा कर्जा है, उसकी वजह से इतना प्रॉफिट्स नहीं दिखा पा रहे हैं वो लोग। और दूसरा एक एजीआर का जो इश्यू था, जो अभी एक सोल्यूशन आया है, काफ़ी साल से वो केस चल रहा था, तो अभी एक डायरेक्शन मिला उनको, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो उनको वो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका पालन करना पड़ेगा, उतने पैसे उनको भरने पड़ेंगे। तो वो ऑलरेडी उन्होंने कंसिडर किया है, उनके लास्ट क्वार्टरली नंबर्स में उन्होंने कंसिडर किए थे। तो ये एक परफॉर्मेंस है, ग्लैंस है, एक परफॉर्मेंस है का रिव्यू है। जैसे आप देखो ऑपरेटिंग हाइलाइट्स है ये, तो टोटल कस्टमर केयर आप 2018, 19, 2020 का सब डिटेल्स दिया है। तो दो कस्टमर बेस उनका बढ़ा है। ओके, अगर आप सितंबर क्वार्टर टू क्वार्टर पे देखो तो भी उनका सितंबर 2019 से सितंबर 2020 में उनका कस्टमर केस बेस बढ़ा है। अगर टोटल मिनट्स की बात करें हम नेटवर्क, तो टोटल मिनट्स भी काफ़ी बढ़े हैं, यानी ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं और क्वार्टर टू क्वार्टर भी बढ़े हैं, यानी ज़्यादा मिनट्स कंज्यूम हुए हैं उनके नेटवर्क पे। नेटवर्क ट्रैवल टावर्स जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी काफ़ी बड़ा है। अगर आप फुल ईयर का देखो, ओके, और अगर ये नंबर्स में है, अगर 2020 में देखो, ये रहा लाइक 2,19,000 जितना है, पहले 1,87,000 जितना था टावर्स। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ हुआ है उसमें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो लोग काफ़ी पैसा खर्चा कर रहे हैं। रेवेन्यूज बढ़ रहा है, टोटल मिनट्स उनके नेटवर्क पे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ ही रहा है, यानी अच्छा ही दिखा रहा है। सिर्फ एक नेट नेट डेप्थ में एक दिक्कत है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, कि उनका डेप्थ बढ़ते ही जा रहा है। आप देखिए, जैसे 2018 में इतना था, 19 में इतना था, 20 में इतना है, काफ़ी बढ़ते जा रहा है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखो तो लास्ट ईयर इतना था और ये साल काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये डेप्थ के मामले में एक प्रॉब्लम है, जो जैसे रिलायंस ने किया था, पूरा स्टेक सेलिंग करके अपना कर्जा कम किया था, यानी नील कर दिया था, वैसे ही एयरटेल को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना, सोचना पड़ेगा, और उसके बाद उनको भी खुद तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा डेप्थ के ऊपर। उसी वजह से ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ रहा है। और एक बार डेप्थ इनका, यानी कर्जा इनका जीरो हो गया, शून्य हो गया, तो ये स्टॉक का प्राइसेस काफ़ी बढ़ेगा, और ये प्राइसेस पे आपको नहीं मिलेगा ये स्टॉक। तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हो रहा है। और आगे चल के अगर मोबाइल सर्विसेज के चार्जेस इन्होंने अगर बढ़ा दिए, तो ये कंपनी सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। दो ही सबसे बड़े प्लेयर्स है अगर आप देखो इंडिया में, तो रिलायंस है और एक एयरटेल है। तीसरे नंबर पे वोडाफोन आइडिया आता है, मगर वो भी काफ़ी कर्जे में है, तो उनका एग्जिस्टेंस भी एक क्वेश्चन मार्क है, यानी वो टिक पाएगी नहीं, कंप्लीट नहीं टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, वो एक क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से अगर देखो तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है एयरटेल का, रिजल्ट्स भी अच्छा डिलीवर कर रहा है। स्टॉक पता नहीं क्यों नीचे जा रहा है, एक रीज़न तो उनका डेब्ट बढ़ते जा रहा है, वो हो सकता है, उस वजह से शायद स्टॉक स्टॉक नीचे जा रहा है। और यहाँ एक कमेंट उन्होंने ऐड किया था इस रिजल्ट्स में, जो दिया गया है कि नेट डेब्ट जो है उनका Q2 में, उसमें जो इम्पैक्ट था एजीआर जजमेंट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। दैट इज वाई ये कर्जा इतना ज्यादा दिख रहा है। ओके, तो कर्जे के मामले में उनको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ सोल्यूशन लाना पड़ेगा, जिससे कर्जा कम हो। और जैसे ही कर्जा कम होता है, ये स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ने लगेगा। तो ये एक हाईलाइट है Q2 F1 21, ये तिमाही नतीजे का हाईलाइट्स है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिला है उनको, कॉन्सोलिडेटेड क्वार्टरली रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट एवर, यानी अब तक इतना रेवेन्यूज उन्होंने जनरेट नहीं किया क्वार्टरली नंबर्स, यानी तिमाही के नतीजे में। ओके, इंडिया का बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, रेवेन्यू फ्रंट पे, मार्जिन फ्रंट पे, कस्टमर फ्रंट पे, यानी उसका रेवेन्यूज बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहे हैं और कस्टमर बढ़ रहा है। क्वार्टरली रेवेन्यूज 25,785 करोड़ है, जो 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा है, यानी सालाना 22% बढ़ा है। एबिटा बढ़ा है, एबिटा मार्जिन 46% पे है, इम्प्रूवमेंट है 366 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर। ओके, मोबाइल सर्विसेज रेवेन्यूज बढ़े हैं इंडिया के लिए 26% सालाना। ओके, मोबाइल का ARPU बढ़ा है। ये ARPU बोलो तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी एक बंदा कितना यूज कर रहा है, तो वो 162 रुपीज हो गया, पहले 128 रुपीज था क्वार्टर टू में 2020 में। तो ये तिमाही का नतीजा काफ़ी अच्छा है। ARPU काफ़ी बढ़े हैं, यानी एक एवरेज रेवेन्यू पर यूजर काफ़ी बढ़ चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, कंपनी सही डायरेक्शन में जा रहा है, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। ARPU बढ़ने से आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा।
तो काफ़ी अच्छा इंडिकेशंस है। 4G डेटा कस्टमर्स इनके बढ़ रहे हैं। ओके, 14 मिलियन बढ़े हैं लास्ट क्वार्टर से। ओके, इनका यूसेज बढ़ते जा रहा है, डेटा यूसेज है 16 GB पर मंथ। ओके, पर सब्स तो काफ़ी ग्रोथ है। एयरटेल का बिजनेस जो है उनका डिफरेंट, और होम्स का बिजनेस जो है उसका रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ रहा है 7.5% और 7.3% ईयर ऑन ईयर। डीटीएच का जो बिजनेस है, जैसे डिश टीवी है वैसे ही उनका डीटीएच का जो बिजनेस है उसमें भी कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। 5,49,000, 5,49,000 कस्टमर्स बढ़े हैं ये क्वार्टर में। ओके, तो उनका कस्टमर बेस डीटीएच के लिए 16.8 मिलियन से 17.4 मिलियन हो चुका है। काफ़ी अच्छी बात है। डिजिटल सर्विसेज उनका काफ़ी स्ट्रांग है। उनके 160 मिलियन डिजिटल एंगेज कस्टमर्स है। तो ये सब को चल के काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है ये तिमाही के नतीजे में। इवन उन्होंने कोविड में उनका नेटवर्क डाउन नहीं रहा है। हर एक जगह उन्होंने कस्टमर्स और बिजनेस को कनेक्टेड रखा है, इवन कोविड के कोरोना वायरस के टाइम पे भी। तो काफ़ी अच्छा साइन है जो इनका नेटवर्क दिखाता है, काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिसमें एयरटेल की सब्सिडरी कंपनीज के बारे में के नाम दिए गए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी टोटल 110 सब्सिडरी है। कैन यू बिलीव? यानी एक कंपनी है उनकी 110 सब्सिडरी है। भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, भारती हेक्साकॉन लिमिटेड, भारती टेलीमीडिया लिमिटेड, टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, ऐसे करके फिर काफ़ी कंपनीज हैं। इंडियन ओशन लिमिटेड, भारती एयरटेल इंटरनेशनल मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, केनिया में उनकी कंपनी है, कॉन्गो में उनकी कंपनी है। तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो उनकी सब्सिडरीज हैं, और उनके जॉइंट वेंचर्स भी हैं काफ़ी सारी कंपनीज में। और ये सब बाहर की कंपनी है क्योंकि काफ़ी बिजनेस इनका अफ्रीका में है। ओके, और काफ़ी बिजनेस उनके इंडिया में है, काफ़ी श्रीलंका में है। तो ये एक बिजनेस डिवीजन का स्लाइड बनाया गया है, कहाँ कहाँ पे उनका बिजनेस है। इंडिया और साउथ एशिया में, साउथ एशिया बोले तो श्रीलंका है बेसिकली। तो मोबाइल सर्विसेज में डील करते हैं, होम सर्विसेज में डील करते हैं, डिजिटल टीवी सर्विसेज में डील करते हैं। ओके, मोबाइल सर्विसेज में पोस्टपेड, प्रीपेड, रोमिंग, इंटरनेट, ये सब सुविधा उपलब्ध करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 1.6 मिलियन आउटलेट्स है। काफ़ी सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। होम सर्विसेज में फिक्स्ड टेलीफोन देते हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज देते हैं। 145 सिटीज़ कवर करते हैं पूरे इंडिया में, और उनका स्पीड करीबन 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड है होम सेगमेंट के लिए। डिजिटल सर्विसेज में डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल टीवी सर्विसेज हाई डेफिनेशन का प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब काफ़ी 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 सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है ये कंपनी डिजिटल में, होम सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज में। 7 इंटरनेशनल चैनल है, 3 इंटरएक्टिव सर्विसेज है, और B2B सर्विसेज में एयरटेल बिजनेस है, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है। एयरटेल बिजनेस में वो मोस्ट ट्रस्टेड प्रोवाइडर है आईसीटी सर्विसेज का, और VoIP, SIP ट्रैकिंग, काफ़ी सारे बिजनेस है। क्लाउड पोर्टफोलियो में इंटेल के पार्ट ऑफ ऑफिस सॉल्यूशन सूट है, स्टोरेज देते हैं, कंप्यूट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ई कॉमर्स पैकेज थ्रू शॉपिफाई एंड CRM पैकेजेस ऑन पे एज ए गो मॉडल। फिर इनका ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है जो इनका सब्सिडरी भारती इंफ्राटेल, काफ़ी ट्रैवल्स और वही सब का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें वो 42% होल्ड करते हैं। इंडस टावर्स में जॉइंट वेंचर है वोडाफोन के साथ। वोडाफोन आइडिया एंड प्रोविडेंस होल्ड 42% रेस्पेक्टिवली। तो ये सब काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। भारती इंफ्राटेल NSE BSE में लिस्टेड है। साउथ एशिया में उनका श्रीलंका में ऑपरेशंस है। 25 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जहाँ पे 53,000 रिटेलर्स है श्रीलंका में, जहाँ पे वो 3.5G सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मेजर टाउन्स में श्रीलंका के। ओके, अफ्रीका में उनका 14 कंट्रीज में नॉर्मली बिजनेस है। एयरटेल अफ्रीका PLC करके कंपनी है जो नाइजीरिया, चैड, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, मेडागास्कर, नाइजर, केनिया, मलावी, साइलस, टेंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, रवांडा में, ये सब कंट्रीज को वो नॉर्मली उनका टेलीकॉम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। पोस्टपेड देते हैं, प्रीपेड देते हैं, रोमिंग देते हैं, इंटरनेट सर्विसेज देते हैं। तो 14 कंट्रीज में 4G सर्विसेज देते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका का उनका जो कंपनी है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और नाइजीरिया स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है।
फिर उनका काफ़ी बड़ा एक पार्टनर है सिंगटेल करके, जो सिंगापुर का कंपनी है, और सिंगापुर छोड़ के उनका सबसे बड़ा लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट सिंगटेल का एयरटेल में ही है। और काफ़ी ग्लोबल पार्टनर्स, बड़े बड़े पार्टनर्स हैं उनके, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिन नोकिया है, सीमेंस है, नोकिया सीमेंस नेटवर्क्स है, हुआवी है, सिस्को है, आईबीएम है, आविया है, जेटी है। तो काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है एयरटेल का, काफ़ी बड़ा बिजनेस है। बट एक ही दिक्कत है इनका, थोड़ा कर्जा ज़्यादा है, डेब्ट ज़्यादा है, तो उसके ऊपर उनको कुछ काम करना चाहिए। ये ओवरऑल सेगमेंट वाइज ऑपरेशंस का डिटेल दिया गया है। टोटल रेवेन्यूज कितना हुआ है इंडिया और साउथ एशिया में। तो इंडिया और साउथ एशिया में 22% का ग्रोथ है सालाना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% का ग्रोथ है। सेम वे एबिटा में भी ग्रोथ है 36% का, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32% का ग्रोथ है। मगर ये 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स एंडेड लिया है उन्होंने, और इसमें क्वार्टर टू क्वार्टर लिया है। ओके, इंडिया में उनका टोटल रेवेन्यूज का ग्रोथ 22% है। ओके, एबिटा में 36% है, तो काफ़ी कुछ ग्रो कर रहा है। कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, बट स्टेट प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, वो थोड़ा समझना पड़ेगा क्यों नीचे जा रहा है। तो ये इनका बिजनेसेस, हर एक डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस को ब्रेक डाउन किया है मैंने, जिसमें बी टू सी सर्विसेज है, जिसमें मोबाइल सर्विसेज है। तो मोबाइल सर्विस में वो लोग पोस्टपेड देते हैं, प्रीपेड देते हैं, रोमिंग, इंटरनेट, ये सब प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें उनका रेवेन्यूज कितना हुआ है, उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, सब डिफरेंट डिफरेंट हमने कवर करने को ट्राई किया है, क्योंकि ये सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया तभी सब इन्फॉर्मेशन आई, और फिर मैंने कैप्चर करते गया। तो टोटल रेवेन्यूज मोबाइल सर्विसेज में भी 26% बढ़ा है, एबिटा 48% बढ़ा है, क्वार्टर एंडेड, क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी ये तिमाही से लास्ट तिमाही से कंपेयर करोगे तो आप, जैसे सितंबर 2019 में उनका 39,913 था रेवेन्यूज, मिलियन रुपीस में था, और अभी 58,919 है। सो काफ़ी बढ़ चुका है, एबिटा बढ़ चुका है, टोटल रेवेन्यूज बढ़ चुका है। ओके, तो बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। ये होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो फिक्स्ड लाइन टेलीफोन देते हैं और ब्रॉडबैंड सर्विसेज देते हैं। 145 सिटीज़ कवर किया है इंडिया में, पैन इंडिया में, पूरे इंडिया में। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है इनका, जिसमें 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड का स्पीड है होम सेगमेंट के लिए। इसमें भी आप रेवेन्यूज देखो तो आप 60% का ग्रोथ है, एबिटा में 40%, 39% का ग्रोथ है। तो बिजनेस तो ग्रो कर रहा है उनका काफ़ी अच्छे से। ये उनका डिजिटल सर्विस का ग्रोथ दिखाया है। अच्छा, डिजिटल सर्विस में थोड़ा नीचे गया उनका ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट पे और एबिटा फ्रंट पे। ओके, डीटीएच सर्विसेज जैसे डिश टीवी है, वैसे इनका एप्लीकेशंस, यानी वैसे ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट टू होम डीटीएच। और उसमें 655 चैनल्स हैं, 67 हाई डेफिनेशन चैनल्स हैं, 7 इंटरनेशनल चैनल्स हैं, 3 इंटरेक्टिव सर्विसेज है। तो इसमें थोड़ा ग्रोथ स्लो हुआ है, बट इतना ज़्यादा नहीं, इट इज़ ऑन एन एवरेज स्टैंड स्टिल जैसा है, यानी बढ़ा भी नहीं है, कम भी नहीं हुआ। 4% का डी ग्रोथ है, 4% कम हुआ है। ये एक एयरटेल का बिजनेस है, जिसमें वो लोग क्लाउड पोर्टफोलियो है, स्टोरेज है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब काफ़ी पैकेजेस है इनका, सीआरएम पैकेजेस है। उसमें भी ग्रोथ दिखा है, टोटल रेवेन्यूज में 8% है, बेटा में 42%। एक इनका ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्विस है, जिसपे सब्सिडरी है भारती इंफ्राटेल करके का जो कंपनी है, उसमें भी थोड़ा ग्रोथ है, 6% का ग्रोथ है, बेटा नहीं बढ़ा है, 0% ग्रोथ है। ये साउथ एशिया का ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो श्रीलंका में उनका ऑपरेशन है। 25 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और 53,000 इनके रिटेलर्स कस्टमर्स हैं, जिनको 3.5G सर्विस प्रोवाइड करते हैं मेजर टाउन श्रीलंका के अंदर। इसमें ग्रोथ नॉर्मल है, 1% रेवेन्यू ग्रोथ किया है, और एबिटा 37%। अफ्रीका का इनका बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, 14 कंट्री में है। अफ्रीका का रेवेन्यू 20% बढ़ा है, एबिटा 24% बढ़ा है। तो अफ्रीका में अच्छा ग्रोथ हो रहा है। ओके, इसका कंक्लूजन है रिजल्ट्स का, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा वो पता नहीं है, और इन्वेस्ट निवेशक कैसे ये रिजल्ट को लेते हैं वो भी पता नहीं। और रिजल्ट मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, स्टॉक बढ़ना चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी बढ़ना चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी बढ़ना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में डिप्स आते हैं तो खरीद लीजिए, काफ़ी अच्छे नंबर्स है। लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड कीजिए, करीबन 3 से 5 साल के लिए होल्ड कीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। एक कंसर्न है रिजल्ट में जो उनका कर्जा है, डेप्थ, वो काफ़ी हाई है।
कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस लेके आना पड़ेगा कंपनी को कर्जा कम करने के लिए। जैसे रिलायंस ने किया वैसा ही कुछ इनको भी करना पड़ेगा। नहीं तो स्टॉक्स का प्राइस इतना नहीं बढ़ पाएगा। ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ओके, तो एवरी डिप पे 10% डिप पे स्टॉक को खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए लंबी अवधि के लिए। 3 से 5 साल का नज़रिया रखें, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़ेगा स्टॉक। एक और दिक्कत है कि मैनेजमेंट साइड से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, और बिजनेस फ्रंट पे भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। अब तक जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी अभी सब आ चुकी है। एजीआर इशू क्लोज हो गया। एयरटेल जियो के साथ जितना उनका कंपटीशन था वो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा फाइट दिया उन्होंने। अभी बैलेंस शीट भी इम्प्रूव कर रहा है, बिजनेस भी इम्प्रूव कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से तो बाय है, आँख बंद करके बाय करना चाहिए। मगर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। जैसे मार्केट अगर करेक्ट होगा तो स्टॉक भी करेक्ट होगा उसके साथ साथ। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया आँख बंद करके इसको बाय कीजिए। 3 से 5 साल का नज़रिया रखें, बीच बीच में देखते रहिए, ज़्यादा रोज़ रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन होगा। ये डिस्क्लेमर है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है, एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। हर एक निवेशक को निवेश करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। ओके, मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ विद नो गारंटीज ऑफ गेन्स और लॉसेस इन्वेस्टमेंट, और आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या एनालिस्ट। ये मेरा पर्सनल व्यू है स्टॉक के ऊपर। अपना निवेश करने से पहले इंडिपेंडेंट ओन रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही निवेश करने का डिसीजन लेना चाहिए। ओके, ये वीडियो में काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।